हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पे 5th वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोग पिछले 4 वीडियोस को देख चुके हैं फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के। तो ये 5th वीडियो है। अगर आप नहीं देखे पिछले 4 वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर के 1.1 में क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कई बार मैं सॉल्व कर चुका हूं। ओके, तो अर्थ सरफेस से जो लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब करता है। यहां पर 4 गैस ऑप्शन में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, हीलियम। तो वही एब्जॉर्ब करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन को जो ग्रीन हाउस गैस होंगे। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, CH4। ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर CH4 की जगह, मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, अगर CH4 की जगह अगर CO2 हो तो ये भी राइट आंसर होगा। अगर H2O हो, वाटर वेपर, ये भी राइट आंसर होगा। अगर CFC हो तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी राइट आंसर होगा। ओके, यानी ग्रीन हाउस गैस होनी पड़ेगी। वही क्या करेंगे, अर्थ सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। 1.2 देखिए क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के SI यूनिट कई बार मैं बता चुका हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। देखिए, एक गैस के वेपर डेंसिटी 32 है, 32 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इनमें से जो है कौन उसके मॉलिक्यूलर वेट होंगे। वेपर डेंसिटी कितना है? 32 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे? 8, 16, 32, 64। तो देखिए, हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू क्या, m इज इक्वल टू 2d। बार बार मैं बता चुका हूं, मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है। तो m इज इक्वल टू 2d। हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो 2d का मतलब क्या? d का मतलब वेपर डेंसिटी। m इज इक्वल टू 2d, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, d का मतलब वेपर डेंसिटी। तो d कितना? d यानी वेपर डेंसिटी कितना? 32। तो यहाँ पर 32 रखेंगे, तो 32 2 गुना कितना होता है? 64। तो जिसका वेपर डेंसिटी 32 हो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 64 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। इनमें से किसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ है? एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो देखिए, हाईएस्ट वेवलेंथ जो होंगे वो होंगे इंफ्रारेड रे के, इनमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे रेज है, उनके वेवलेंथ आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा किसके है आप देख सकते हैं। विबग्योर के जो वेवलेंथ का रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। और जिसकी वेवलेंथ का रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, यानी वो विजिबल है। तो विबग्योर को हम लोग क्यों देख सकते हैं? विबग्योर मतलब VIBGYOR, VIBGYOR। V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिजन से पास कराया जाता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उन 7 कलर को जो है विबग्योर के नाम से जाना जाता है। विबग्योर, V मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। ओके, तो वायलेट जो है इसका सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, इसलिए ये नीचे होता है। और रेड जो है इसका डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए ऊपर होता है। और डेविएशन कम होने की वजह है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और इसका वेवलेंथ सबसे कम है। विबग्योर के वेवलेंथ का रेंज जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है, इसलिए इनको हम लोग देख सकते हैं। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेवलेंथ का रेंज ना हो तो उस रे को हम लोग देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं होता, वो इनविजिबल है, वो इनविजिबल होते हैं। ओके, तो इन चारों में से किसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ है? हाईएस्ट वेवलेंथ है इंफ्रारेड रे के। ओके, चलिए 1.5 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.5, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, if the angle of incidence and the angle of refraction are 75 degree and 60 degree respectively, then the angle of deviation। तो देखिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुका है पिछली वीडियोस में। तो मैंने बताया था क्या कि ये दोनों एंगल, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने बोले, यानी एंगल ऑफ डेविएशन पूछे, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। 75 और 60 के बीच में डिफरेंस क्या है? 75 और 60 के बीच में डिफरेंस है, 75 और 60 के बीच में डिफरेंस है 15 डिग्री। तो आंसर होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन के केस में मान लिया कि ये सरफेस है और ये नीचे क्या है? वाटर है और ये एयर है। ठीक, ये वाटर क्या होंगे? डेंसर मीडियम, एयर क्या होंगे? रेयर मीडियम। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक, IR इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस जो है 75 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, अगर एयर से वाटर में आएंगे यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे यानी लतीफ वास्ता से कसीफ वास्ता में आएंगे तो नॉर्मल के पास आ जाएंगे, ये होंगे नॉर्मल। और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे आर आर। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। देखिए यहाँ पर बोला गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वाटर नहीं होते तो ये रे जो है सीधे आर पार हो जाते, ठीक। यानी ये रे क्या हुआ, इधर डेविएट हो गया। तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए 15 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री और 15 डिग्री, 60 डिग्री और 15 डिग्री कितना होगा, 75 डिग्री। क्योंकि ये एंगल अगर 75 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होना चाहिए, 75 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री बोल दिया गया है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये होगा 15 डिग्री, क्योंकि 60 और 15 मिलकर होगा 75। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी इतना एंगल क्या, यानी कि इतना एंगल क्या हुआ, डेविएट हुआ, ये एंगल क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो कितना डिग्री डेविएट हुआ, 15 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री हुआ, 15 डिग्री। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर के 15 सेंटीमीटर है, देन द फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 2f, ओके। R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का मतलब फोकल लेंथ, हमको फोकल लेंथ निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो R की जगह 15 होगा, 2f। हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ, तो 15/2 नीचे आ जाएगा, 15/2 इक्वल टू f, काटेंगे तो कितना मिलेगा, 15 को अगर 2 से भाग लाएंगे, 15 को अगर 2 से भाग लाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए 7.5 मिलेगा। यानी f इज इक्वल टू क्या मिला, 7.5। तो ऑप्शन में है क्या 7.5, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी फोकल लेंथ निकालने बोलेगा तो कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोलेगा। फोकल लेंथ दे दिया जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोलेगा, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स एम्पियर, इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी जो है एम्पियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। I का मतलब करंट, यानी करंट को हम एम्पियर से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी करंट की यूनिट जो एम्पियर है, इसलिए A एम्पियर। चार्ज की यूनिट, Q का मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, T का मतलब टाइम, टाइम के यूनिट सेकंड। तो हम लोगों को क्या मिला, कूलम बाय सेकंड, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, ओके, कूलम पर सेकंड, यानी एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड, यानी कूलम बाय सेकंड। तो कूलम बाय सेकंड है क्या, देखिए कूलम बाय सेकंड नहीं है, कूलम डॉट सेकंड है, इसका मतलब ये इनटू है, यानी कूलम इनटू सेकंड दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, ओके। तो अगर हम लोग V को यहां रख दे, R को V के नीचे लेके आए, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा। तो V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट। और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। और इधर I का मतलब करंट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो वोल्ट बाय ओम, तो वोल्ट बाय ओम को लिख सकता है वोल्ट पर ओम, पर ओम को ऊपर हम लोग को क्या करना है, पावर -1 लिखना है। तो यानी वोल्ट बाय ओम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो वोल्ट पर ओम है क्या, वोल्ट पर ओम, तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम, देखिए क्या है, वोल्ट पर ओम, ओके, पावर में -1 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यूनिट तो आपको पहले इस तरह से देखना है, कूलम पर सेकंड निकलेगा, अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, अगर कूलम पर सेकंड नहीं है तो इस तरह से देखना है कि वोल्ट पर ओम, अगर ये है तो सही है। यानी आप याद रख सकते हैं कूलम पर सेकंड और वोल्ट पर ओम, ये याद रख सकते हैं, ठीक, कूलम पर सेकंड और वोल्ट पर ओम, ओके, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज वायर को कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर, लाइव वायर में, यहाँ पर लाइव लाइन है तो लाइव लाइन में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन इज। देखिए न्यूट्रल वायर का कलर पूछा गया, न्यूट्रल हम लोग जानते हैं लाइव वायर होते हैं, न्यूट्रल वायर होते हैं, और क्या होते हैं, अर्थिंग होते हैं, ठीक। कलर तो मैं बताया, तो लाइव वायर का कलर रेड या ब्राउन होता है, ठीक।
न्यूट्रल का कलर ब्लू या ब्लैक होता है, ठीक, यानी कि न्यूट्रल वायर पे जो इंसुलेटर चढ़ा हुआ रहता है वो ब्लैक या ब्लू कलर का होता है। अर्थिंग का येलो या ग्रीन होता है, याद रखिएगा। तो हमको न्यूट्रल का पूछा गया है, न्यूट्रल का ब्लू या ब्लैक होता है, तो ब्लू या ब्लैक ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी में देखिए ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लॉन्ग पीरियड टेबल इज, तो लॉन्ग पीरियड टेबल में कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप। पीरियड कितने हैं? 7, पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है लॉन्ग पीरियड टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल में। अगर मेंडलीव की बात की जाए तो मेंडलीव के पीरियड टेबल में 7 पीरियड सेम है, और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 8 है, ओके, मेंडलीव के, और ये लॉन्ग पीरियड टेबल के यानी मॉडर्न के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल चैक्लोजेंस, इसको कैल्सोजन भी कोई पढ़ते हैं, तो कैल्सोजन या चैक्लोजेंस बिलोंग टू ग्रुप, तो चैक्लोजन जो है किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 16। हेलोजन ग्रुप नंबर 17। अगर हेलोजन होता तो ग्रुप नंबर 17, ठीक है, और जीरो ग्रुप होता तो ग्रुप नंबर 18, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप कहा जाता है, और अगर नेक्टोजन होता तो ग्रुप नंबर 15, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रुप नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड, इनमें से किस में आयोनिक बॉन्ड होता है? तो मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो वो क्या होंगे? उसमें क्या होंगे? आयोनिक बॉन्ड होंगे, जिस कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होंगे। तो मेटल और नॉन मेटल है ऑप्शन नंबर सी में लिथियम हाइड्राइड, इसमें जो है आयोनिक बॉन्ड है। मैंने बताया था यम शब्द जब भी आ जाए समझ जाइएगा वो मेटल है। तो लिथियम हाइड्राइड यानी LiH, ये क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड है। बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, इथाइलिन हुआ, ये सब क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड में आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल है और दूसरा एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट कंपाउंड, तो देखिए कोवलेंट कंपाउंड जो है नॉन मेटल के बीच में होता है। तो पोटासियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहाँ पर मेटल नॉन मेटल है। HCl हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड होगा। ऑप्शन में क्या है? Na2O, यानी सोडियम क्या है? मेटल, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड है, यानी आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्या है? मेटल यानी धात, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल यानी गैर धात। तो धात और गैर धात के बीच में यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी ये आयोनिक कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। आवाज बैठ गई है बोल कर। चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बार ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसको छोड़ के और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनोड यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज, देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को अगर रिफाइन किया जाए, यानी कॉपर को जब रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो एनोड जो यूज किया जाता है वो किसका होता है? ग्रेफाइट का? नो। प्लैटिनम का? नो। इम्प्योर कॉपर का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इम्प्योर कॉपर, ओके। अब आ जाइए ग्रुप बी में, ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। राइट द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस बार बता चुका हूं मैं, क्या होगा? CH4 यानी मीथेन, ओके। और मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसका आंसर करते हैं तो इसका आंसर आपको नहीं करना है, अगर ये नहीं करते तो ये करना है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ NO इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में ओजोन को डिकम्पोजिशन में NO का क्या रोल है? तो NO क्या करता है? NO जो है O3 को यानी ओजोन गैस को O2 में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, ये इसका रोल है। O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है? O3 में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो NO का बहुत बड़ा रोल है ओजोन डिकम्पोजिशन में, ओजोन लेयर को बर्बाद करने में, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं NO का रोल है क्या? ओजोन गैस को O2 में क्या करता है? रिड्यूस कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस, देखिए इनऑर्गेनिक पूछा गया है, तो इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस, ऑर्गेनिक पूछा जाने से CH4 लिखेगा, ऑर्गेनिक पूछा जाने से CH4, ठीक है। ये ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है। और इनऑर्गेनिक अगर बोले तो CO2 लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है? ये सब इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है। ऑर्गेनिक बोलने से CH4, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, देखिए
स्टेटमेंट क्या है देखिए, क्या द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस के लॉ में जो है मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसिडर किया जाता है। हाँ, क्या तो जाता है, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं, तो ये ट्रू है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, उसको ध्यान में रखा जाता है। एवोगाड्रोस के लॉ में गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कहता है, ध्यान में रखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, उसी को लेके तो है वो लॉ, ठीक है ना। अच्छा, एवोगाड्रोस लॉ एक बार आप लोग स्टेट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर किससे, आर से, ओके, आर से। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या, इसकी जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के एक यूज बताना है। तो सिंपल कैमरा में यूज किया जाता है, किसमें, सिंपल कैमरा में यूज किया जाता है, सिंपल कैमरा, ठीक है। इसके अलावा और कहां यूज किया जाता है, मोटर कार के व्यू फाइंडर के तौर पर, ठीक है। अच्छा, शॉपिंग मॉल में कौन सा मिरर को यूज किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेक्टिफाई मायोपिक विजन। मायोपिक विजन को कौन रेक्टिफाई करता है, विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेक्टिफाई मायोपिक विजन। मायोपिक विजन को कौन रेक्टिफाई कर सकता है, तो कौन कर सकता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। आप लोग मायोपिया जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मायोपिया आंख की वह खराबी है या आंख की वह बीमारी है जो करीब के चीज को साफ साफ देख सकता है, दूर के चीज को साफ साफ नहीं देख सकता है। इसका जस्ट ऑपोजिट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया आंख की वह खराबी है या वो बीमारी है जो दूर के चीजों को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन करीब के चीजों को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मायोपिक विजन को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनना है, यूज करना है, ठीक है। यानी कॉनकेव लेंस जो है मायोपिक विजन को रेक्टिफाई कर सकता है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट के एक नेचुरल एग्जांपल देना है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट है और इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एग्जांपल क्या हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के, रेनबो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो देखिए रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी के यूनिट लिखना है, रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओके, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम के सिंबल ये है, मीटर। ओके, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, सिर्फ ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट सिर्फ ओम। अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए, रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो इसके यूनिट क्या है, ओम, जिसको हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड कूलम। तो कूलम और एम्पियर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। कूलम किसके यूनिट है, कूलम यूनिट है चार्ज के, किसके, चार्ज के। और एम्पियर किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज को क्यू से। तो ये चार्ज के यूनिट है और ये करंट के यूनिट है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे हुआ, एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट के डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से ये फॉर्मूला हम जानते हैं। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसके यूनिट क्या है, एम्पियर। क्यू मतलब चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम। टी मतलब टाइम के यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1, सी के साथ 1 को गुना करें तो सी, और इधर अगर गुना करेंगे तिरछा तो एम्पियर इंटू क्या, सेकंड। सी मतलब चार्ज के यूनिट, ए मतलब करंट के यूनिट,
सेकंड मतलब टाइम के यूनिट, तो हम लोग लिख सकते कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। सेकंड का हम लोग क्या लिख सकते टाइम, तो ये रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनेमो। देखिए डायनेमो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है कौन सी एनर्जी, तो डायनेमो में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सुपर कंडक्टर। देखिए एक होता है कंडक्टर, फिर होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एग्जांपल में बार बार आपको बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में बार बार बता चुका हूँ। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या होंगे, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जर्मेनियम होंगे और सिलिकॉन होंगे। सुपर कंडक्टर के एग्जांपल क्या होंगे, एक बार बुक खोलिए, अगर पता है तो बहुत अच्छा, बुक खोल के देखिए कि सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है, ये आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। बुक खोलिए और देखिए, अगर पता है तो बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग करता है, तो ग्रुप 2 से करते हैं, ग्रुप 2, ओके। और एल्कली मेटल ग्रुप 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ग्रुप 2, ओके। एल्कली मेटल अगर होता तो ग्रुप 1 होता राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ क्विनाइज मेटल। क्विनाइज मेटल का एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल देना है, तो कॉपर भी होगा, कॉपर, गोल्ड भी होगा यानी Au, और सिल्वर भी होगा यानी Ag। तो एक लिखने बोला है, कॉपर लिखने से चलेगा Cu, आप Au भी लिख सकते हैं, Ag भी लिख सकते हैं। Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड टेबल में सबसे छोटा पीरियड जो है वो है पीरियड 1, पीरियड क्या 1, ये है शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पीरियड अगर आए तो पीरियड 6, पीरियड क्या, पीरियड 6। अगर बोले इनकम्प्लीट पीरियड तो पीरियड 7, ठीक है। अगर पूछा जाए मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है, तो पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। मेंडलीफ के पीरियड टेबल में कितने पीरियड, कितने ग्रुप है, मेंडलीफ के पीरियड टेबल में पीरियड 7, पीरियड सेम, ग्रुप कितना 8। जब नोबेल गैस डिस्कवर हो चुकी थी तब एक ग्रुप बढ़ा दिया गया और 8 के जगह क्या कर दिया गया था 9, ठीक है। लेकिन नोबेल गैस के डिस्कवरी के पहले 8 ही ग्रुप थे, ठीक है। जब डिस्कवरी हुई तो ग्रुप एक बढ़ा दी गई, 9 ग्रुप कर दिया गया। उस ग्रुप में क्या कौन सी गैस रखी गई, उस ग्रुप में रखी गई नोबेल गैस, ठीक है। तो मेंडलीफ के पीरियड टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप, ओके। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, सुनिए क्वेश्चन क्या है कि पीरियड 3 में कितने एलिमेंट है, मॉडर्न पीरियड टेबल के या लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में पीरियड 3 में कितने एलिमेंट है। तो देखिए मैं आपको एक जो है निमोनिक बता देता हूं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पहला पीरियड में, पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, पीरियड 2 में 8, पीरियड 3 में 18, पीरियड 5 में 18, ठीक है। और यानी पीरियड 1 में 2, पीरियड 2 में 8, पीरियड 3 में 8, पीरियड 4 में 18, पीरियड 5 में 18, पीरियड 6 में 32, पीरियड 7 में 32। तो अगर पूछा जाए कि पीरियड 4 में कितना है तो 18 एलिमेंट है, ओके। अब तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है अगर पूछा जाए तो 118, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच द राइट कॉलम विथ लेफ्ट कॉलम। राइट कॉलम को लेफ्ट से मैच करना है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं जहां से पिछले वीडियो में बताया हूं कि मैच करने आएगा, यहां से पिछले वीडियो में मैंने बताया यहां से मैच करने आएगा, तो वही से आया है। मतलब मैं पिछले वीडियो में जहां से बताया था वही से पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, देखिए वही से ही पूछा गया है, लेफ्ट कॉलम को राइट कॉलम से मैच करना है। देखिए अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मॉडर्न पीरियड टेबल के डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में कौन है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, तो निकल होगा इसका, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में, हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल, नाइट्रोजन में ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल है तो इसलिए नाइट्रोजन होगा। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर वैलेंस सेल में, लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन उसका एक्सपेंशन हो रहा है, किस में हो रहा है, कौन सा कंपाउंड में हो रहा है, तो वो
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में हो रहा है, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में। इसमें जो है लास्ट सेल में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तब वो स्टेबल होता है, 8 नहीं 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर कौन है, तो मेटालिक कंडक्टर है मर्क्यूरी यानी Hg, पारा, जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, पारा, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी होगा मेटालिक कंडक्टर। ये क्या है, ये मेटल है, ओके। अच्छा, तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो है PCl5, यानी ये जो है ऑक्टेट को जो है एक्सपेंड कर रहा है, ऑक्टेट रूल को जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्टेट रूल में, PCl5 कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड है जो जो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेम और में है, नेम वन ऑक्टेट इनकम्प्लीट कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, फिर भी वो क्या स्टेबल है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कंपाउंड होगा BF3, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है। BF3 में क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, फिर भी वो क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ऑक्टेट रूल को कौन नहीं फॉलो करते हैं, तो BF3 ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और अगर पूछा जाए एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कौन जो है करता है, PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रॉ लेविस डॉट डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल का लेविस डॉट डायग्राम हमको जो है ड्रॉ करना है। देखिए F का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा, प्रोटॉन भी 9 होगा, ठीक है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 5, 9 है ना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी 9, प्रोटॉन भी 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 7, 7 और 2 9, यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के, कितने बोलिए, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो F2 है, तो 2 फ्लोरीन का एटम होगा, तो इसमें भी कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम भी यूज करेगा, ये एटम भी यूज करेगा, दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं ऐसे F एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इसको एक जो है ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर नहीं दिखाना है हमको, यहाँ पर नहीं दिखाना है हमको, दिखाना है यहाँ F सिंगल बॉन्ड F, ठीक है। ये हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F2 मॉलिक्यूल। यहाँ से कोई दिखा के छोड़ देता है, कोई आगे और तक जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। 1 नंबर तो पक्का है, यहाँ से आएगा ही, ठीक है। चलिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड। लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल देना है, तो वाटर होगा, H2O वाटर, ठीक है। और क्या होगा बोलिए, एथेनॉल, वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड। बेंजीन, ये सब क्या है, लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, नेम वन ऑक्टेट इनकम्प्लीट कोवेलेंट कंपाउंड, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कोवेलेंट कंपाउंड होगा BF3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विच इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के नेगेटिव पोल से कौन सा इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सिंपली NCR और PaO। NCR का मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। अगर पूछा है किस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है, तो किसमें होता है बोलिए, होता है कैथोड में। तो कैथोड को जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, कैथोड को, ठीक है, नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ा जाता है। और PaO का मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। अगर पूछा है ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड में होता है, ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रोड में होता है, तो एनोड में होता है। एनोड का चार्ज पॉजिटिव, यानी ये बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है, एनोड। तो यहाँ पर पूछा गया नेगेटिव पोल से कौन सा इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो कैथोड को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैथोड, क्या होगा, कैथोड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच
इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन अकर्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड में होता है? ऑक्सीडेशन। तो मैंने अभी बताया PaONCr, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोड। ऑक्सीडेशन पूछा गया तो एनोड होगा। और NCr का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो रिडक्शन किस में होता है? कैथोड में होता है। अगर रिडक्शन पूछा जाए तो कैथोड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड ऑन ब्रास। देखिए ब्रास पर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, यानी ब्रास के ऊपर गोल्ड चढ़ाना है, सोना चढ़ाना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है? तो जब गोल्ड का प्लेटिंग करना है, गोल्ड चढ़ाना है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? पोटासियम ओरोसियानाइड। ये उसका फॉर्मूला है, पोटासियम ओरोसियानाइड। अगर गोल्ड की जगह सिल्वर आता तो सिल्वर के लिए पोटासियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, अगर कॉपर का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाए तो कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर गोल्ड चढ़ाना है तो पोटासियम ओरोसियानाइड को जो है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करना है। और अगर सिल्वर यानी चांदी चढ़ाना है तो पोटासियम अर्जेंटो साइनाइड को जो है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करना है, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइट लेना है। और अगर कॉपर चढ़ाना है तो कॉपर सल्फेट का जो है क्या लेना है? बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ठीक है, और अगर निकल चढ़ाना है तो निकल सल्फेट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी का आंसर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? आसान सा क्वेश्चन है। बिटवीन कोल एंड डीजल व्हिच हैज कैलोरिक वैल्यू, व्हिच हैज ग्रेटर कैलोरिक वैल्यू? कोल और डीजल में किसका कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेना है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर बैठ करके कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी के क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस का आंसर कर लेना है। ठीक है आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।